व्यूअर्स, वेलकम टू एस पाठशाला। आज हम लोग पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस, जो कि जेनेटिक्स चैप्टर का ही कंटिन्यूएशन टॉपिक है। ओके, पेडिग्री एनालिसिस ये टर्म आई होप आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज, जो जेनेटिक डिजीजेज होती हैं, वो हमेशा से चलती आ रही हैं। इट वॉज लाइक कि पहले शायद पता नहीं था कि ये डिजीजेज कैसे होती हैं, कैसे पास ऑन होती हैं, या होती भी है नहीं होती है, ये किसी को नहीं पता था। बट मेंडल के वर्क के बाद लोगों ने इस बारे में भी सोचना शुरू किया कि ऐसा हो सकता है कि देयर आर सर्टेन ट्रेट्स जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही हैं। तो क्योंकि इन केस ऑफ प्लांट्स इट्स ईजियर टू क्रॉस देम, अगर हमें कोई से फॉर एग्जांपल हम पी प्लांट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता था, उसमें लाइफ स्पैन छोटा होता है, तो हम उसमें आराम से क्रॉस करके और हम देख सकते हैं, कंट्रोल टेस्ट लगा सकते हैं, हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से जनरेशन में कहाँ प्रॉब्लम है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन्स इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि लाइफ स्पैन हमारा बहुत लंबा है और जो क्रॉस है, जो स्टडी है, वो एक ह्यूमन को ही करनी है। तो अगर हम ह्यूमन को ही एज अ मॉडल अगर चूज करें तो इट्स नॉट एट ऑल ईजी टू क्रॉस ह्यूमन विथ अदर ह्यूमन एंड देन टेस्ट की कौन से ट्रेट्स में कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर रहा होगा। जस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस कि ह्यूमन के केस में कैसे कहाँ से जेनेटिक कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी किया गया। पेडिग्री एनालिसिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम दैट इज बीइंग पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हम लोग मेनली देखते हैं कि जो ट्रेट्स हैं, वो जो पास ऑन हो रही है, वो जो जेनेटिक डिफेक्ट है, वो दो टाइप का होता है। पहला होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इसलिए क्योंकि ये मेंडल ने जो स्टडी किया था उसके बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई किया गया। और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगर कोई डिसऑर्डर क्रोमोसोम से रिलेटेड है तो उसको हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलेंगे। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बेसिकली हम लोग जीन की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसके ऊपर क्या है, ये किस चीज़ से बने हुए हैं, डीएनए। और डीएनए जो है वो क्या करते हैं, वो जीन कैरी करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो जीन है, अगर जीन में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो हम उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर से स्टडी करेंगे। अगर हमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मिल रहे हैं जिसमें क्रोमोसोम में ही कोई डिफेक्ट है तो हम उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलेंगे। जैसे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के भी सेवरल सब टाइप्स होते हैं, या जो भी है वो सब हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के ले लेते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो कि हमने किस में पढ़ा था, म्यूटेशन में भी पढ़ा था। सिस्टिक फाइब्रोसिस, और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, हीमोफीलिया, और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, थैलेसीमिया। देयर आर सेवरल अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ये सारे एग्जाम्पल्स हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की। इसको हम बाद में डील करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम लोग नेक्स्ट, अभी इसके जस्ट बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। थैलेसीमिया के अलावा हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। हम लोग वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को पेडिग्री एनालिसिस का एक छोटा सा सब पार्ट बताना चाहूंगी, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस सिंबल को हम क्या कहते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देयर आर सेवरल सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करने के लिए। जैसे कि अगर हम ये स्क्वायर शेप देखें तो इसको हम मेल से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये मेल है। अगर ये सर्कल है तो इसको हम बोलते हैं कि ये फीमेल है। अगर ये ऐसे है तो इसको हम बोलते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल हो सकता है, अगर ये सर्कल और ये तीनों या तो कलर्ड लाइक रेड कलर में या तो डिनोटेड है आपके पास, तो इसको हम बोलेंगे डिजीज्ड कंडीशन। इसको हम बोलेंगे डिजीज कंडीशन और अफेक्टेड इंडिविजुअल। अब अगर हम बात करें, इसको अगर हम ऐसे करके एक मेल और एक फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं, अगर एक मेल है और दूसरा फीमेल है, हम इनको एक सिंगल लाइन से अगर कनेक्ट कर देते हैं, दैट शोज मीटिंग।
अगर यही सेम चीज हम 2 लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, दैट शोज क्लोज मीटिंग और मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, इसको हम कंसैंग्यूनियस मीटिंग भी बोलते हैं। अब अगर इस सिंबल के बाद अगर हम ऐसे बात करते हैं कि एक मेल है एक फीमेल है और इनका जो यहाँ पे है ये है चिल्ड्रन, ठीक है, तो दैट सजेस्ट ये मेल है ये फीमेल है और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस ऑफ चाइल्ड बॉर्न, ठीक है, जैसे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर होगा और ये 3 नंबर होगा, ये इसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। तो जैसे ये फीमेल चाइल्ड बॉर्न है, ये मेल चाइल्ड बॉर्न है, ये भी फीमेल चाइल्ड बॉर्न है। अब यहाँ पे एक और सिनारियो ले लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेल है और यहाँ पे एक फीमेल है, इसको अगर हम मेट करा रहे हैं या मीटिंग हो रही है तो से फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे एक ऐसे आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक ये सिनेरियो है। फाइन, तो इस सिनेरियो में हम क्या बोलेंगे कि ये जो चाइल्ड है वो एक अफेक्टेड चाइल्ड है जो कि फीमेल है, क्योंकि हमने सर्कल से किसको दिखाया था, फीमेल को, ठीक है। तो ये मेल है फादर, दिस इज फीमेल, दिस इज मदर, दिस इज अ मेल चाइल्ड बॉर्न, दिस इज फर्स्ट चाइल्ड, this is female child born which is affected, this is second child, and this is also a female which is third child of the parents, ठीक है। तो अब पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करने के लिए एक्चुअली देयर आर 4 मोड्स ऑफ डिजीज इनहेरिटेंस बेसिकली, जो कि हम पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पढ़ सकते हैं। उन 4 मोड्स को हम बोलते हैं, पहला ऑटोजोमल डोमिनेंट, दूसरा हो जाता है ऑटोजोमल रेसेसिव, तीसरा हो जाता है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड चौथा हो जाता है सेक्स लिंक्ड रेसेसिव। ओके, तो ये जो 4 मोड्स हैं बेसिकली ये चारों मोड्स वेरी करते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, दैट्स वाई हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे, बट येस वी मस्ट नो ऑटोजोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट टर्म का मतलब ही यही हो गया कि ये डोमिनेटिंग है, यानी ये जेनरेशन स्किप नहीं करेगा। जैसे अगर मान लीजिए ये फीमेल है और ये मेल है और अगर इनमें से किसी को भी एक डिजीज है तो ये इस जनरेशन में जरूर आएगा, ठीक है। दैट इज वाई इसको हम ऑटोजोमल डोमिनेंट बोल रहे हैं। प्लस ऑटोजोमल इसलिए क्योंकि ये ऑटोजोम्स के ऊपर ये डिजीज कंडीशन है, मतलब ये जो क्रोमोजोम है, ये जो क्रोमोजोम सेट है, ये किसी ऑटोजोमल क्रोमोजोम के ऊपर है, मतलब ये ऑटोजोम्स के ऊपर है, नॉट ऑन द सेक्स क्रोमोजोम। से फॉर एग्जांपल ये अगर सेक्स क्रोमोजोम है, एक्स है और वाई है, जो भी है, या एक्स एक्स कंडीशन भी हो सकती है, तो ये डिजीज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। ये डिजीज या ये जीन जो है वो जीन ऑटोजोम्स जो है वो कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, अगर ये डोमिनेटिंग ट्रेट है तो ये जनरेशन स्किप नहीं करेगा। वेयर एज ऑटोजोमल रेसेसिव का मतलब हो गया ऑटोजोम्स के ऊपर है बट ये रेसेसिव ट्रेट है, यानी कि इवन इन इट्स प्रेजेंस वो जीन या जेनेटिक कंडीशन जो होती है वो पूरे तरीके से तभी एक्सप्रेस होगी जब मान लीजिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि डोमिनेंट ट्रेट्स जो होते हैं, मान लीजिए अगर हम उसको कैपिटल से डिनोट कर रहे थे और रेसेसिव ट्रेट्स को अगर हम स्मॉल से डिनोट कर रहे थे, स्मॉल लेटर से अगर हम उसको डिनोट कर रहे थे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि अगर डोमिनेंट वाले में क्या होगा, अगर एक भी डिजीज कंडीशन वाला प्रेजेंट है ना तो वहां पे डिजीज होगी। एक भी अगर एलील है जिसमें ये वाला ट्रेट प्रेजेंट है तो वो डिजीज कंडीशन होगी। लेकिन अगर रेसेसिव है इट मीन्स कि एक पहली चीज की ऑटोजोम्स के ऊपर है और दूसरी चीज ये कि ये तभी एक्सप्रेस करेगा अपना कैरेक्टर या अपना फिनोटाइप जब दोनों के दोनों एलील्स जो होंगे वो रेसेसिव कंडीशंस में होंगे, ठीक है। वेयर एज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब हो गया कि ये जो जीन है ये ऑटोजोम्स पे नहीं प्रेजेंट है, यानी वो जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स की हम बात करते हैं उसके ऊपर नहीं प्रेजेंट है, ये 23rd पेयर यानी XX या फिर XY दोनों में से किसी पे भी हो सकता है, क्योंकि हम सेक्स लिंक्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होता है, अगर ये किसी मेल पेरेंट में है, ठीक है, अगर किसी मेल पेरेंट के एक्स पे प्रेजेंट है ये, ठीक है, तो ये डेफिनेटली फीमेल में ये एक डिजीज्ड कंडीशन देगा ही। क्यों देगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट का मतलब हो गया कि ये किसी भी सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, या तो ये XX पे प्रेजेंट है या फिर XY पे प्रेजेंट है, और इसीलिए ये डोमिनेंट है। इसका मतलब कि अगर ये कंडीशन प्रेजेंट हुई किसी भी फीमेल मेल में, मान लो ये आप ये मान लो कि
एक्स पे है, एक्स के ऊपर मान लीजिए एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये हमारे पास प्रेजेंट है जो भी डिजीज ट्रेट है वो। तो अब अगर मान लीजिए ये मेल है, मेल कंडीशन में क्या है, एक्स जो है वो डिजीज है, इसको हम डी लिख देते हैं से फॉर एग्जांपल ऐसे करने के लिए, और ये वाई है। अब इसको हम अगर जरा क्रॉस करा दें, एक्स जो कि नॉर्मल है और एक्स ये भी नॉर्मल है, क्योंकि ये फीमेल वाली कंडीशन होगी ना, ये मेल से आई है और ये फीमेल से आई है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स के पास ओवम है और यहाँ पे मेल के पास एक एक्स है एक वाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव हो जाए, एक नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स ये नॉर्मल वाला आ गया और वाई फादर से आ गया। यहाँ पे भी आप देखिए एक एक्स डोमिनेंट है और एक ये वाला है, और यहाँ पे फिर से ये नॉर्मल है। इट मीन्स जितनी भी अगर किसी भी फादर के पास ये डोमिनेटिंग ट्रेट प्रेजेंट है जो कि किसी भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, तो जितनी भी फीमेल्स बनेंगी, आप देखिए यहाँ फीमेल्स कितनी बनी, एक्स एक्स एक और एक्स एक्स दो, तो यहाँ पे 2 फीमेल चाइल्ड बनी और मेल चाइल्ड कितने बने, 2, क्योंकि एक्स वाई का मतलब जहां एक्स वाई होगा वही तो मेल होगा ना, तो यहाँ पे 2 मेल चाइल्ड्स बने। तो इट मीन्स कि जितने भी फीमेल चाइल्ड्स होंगी वो क्या है, यहाँ पे अफेक्टेड है। ये देखिए ये डोमिनेटिंग ट्रेट है जो कि यहाँ से पास ऑन हुआ है थ्रू फादर टिल देयर डॉटर, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ वाई यानी कि मेल्स ये ट्रेट नहीं है, यानी कि जब अगर ये ट्रेट एक्स लिंक्ड हुआ और डोमिनेंट भी हुआ तो यानी कि ये हर फीमेल चाइल्ड में प्रेजेंट होगा और वो भी अफेक्टेड कंडीशन। अब एक्स लिंक्ड रेसेसिव में क्या होगा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव है यानी कि ये जरूरी नहीं है कि ये जो है ये ट्रेट ये अब एक्स लिंक्ड है और ऊपर से रेसेसिव भी है, यानी कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है प्लस रेसेसिव जीन है, यानी कि जब तक दोनों के दोनों एलील्स इनके पास डिजीज नहीं होंगे तब तक ये क्या करेगा, ये डिजीज को ट्रांसफर नहीं करेगा। यानी कि ऐसे कंडीशन में मदर जो होती है वो जनरली कैरियर होती है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ये मदर है, इसके पास इसको हम सी लिख देते हैं कैरियर के लिए, और एक नॉर्मल हो गया, हेटेरोजाइगस होगा तभी कैरियर होती है ये, ठीक है। इसको हम अगर क्रॉस कराते हैं, ये फीमेल है, इसको हम क्रॉस कराते हैं एक मेल से जो कि कंडीशन डिजीज्ड है इसकी, ठीक है, और यहाँ पे ये वाई है। यहाँ पे ये देखिए आप एक्स कैरियर है एक कंडीशन में और एक में क्या है, ये डिजीज्ड कंडीशन है। अब आप देखें जरा एक्स सी एक्स सी एक्स सी वाई एक्स एक्स सी एक्स वाई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर फादर से भी, फादर के पास भी एक ट्रेट है जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है और वो यहाँ से यहाँ आ रहा है फीमेल में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक डिजीज कंडीशन देगा, राइट। और यहाँ पे आप देखिए मेल चाइल्ड जो है वो उसकी 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है कि वो 50% चांसेस है कि वो वहाँ पे एक डिजीज कंडीशन क्रिएट करे, या फिर 50% चांसेस है अगर उसके पास एक्स मदर से आया है तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो यहाँ पे नॉर्मल मेल क्रिएट करे और यहाँ पे वैसे ही ये हेटेरोजाइगस कैरियर होगी। कि तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया का। ये हम लोगों ने और कहाँ पढ़ा था, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा था म्यूटेशन वाले टॉपिक में, ठीक है। वहां पे भी हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया कैसे हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम बात करते हैं। ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, ठीक है। अब ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है जो कि तब होगा जब बोथ द पेरेंट्स जो होंगे वो कैरियर होंगे, बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ द जीन। इस जीन के जो कॉम्बिनेशन है उसको सिर्फ कंट्रोल करते हैं 2 जेनेटिक कॉम्बिनेशन HBA एंड HBS। बेसिकली सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन जीन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, हीमोग्लोबिन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 2 ग्लोबुलिन चेन्स होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन चेन, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया प्रॉब्लम होती है ये बीटा चेन में होती है, ठीक है। ये तभी होगी जब हीमोग्लोबिन बनाने वाली, क्योंकि हीमोग्लोबिन 2 तरह के चेन से बना होता है, 4 चेन से बना होता है, उसमें 2 अल्फा चेन्स होती है और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अब अगर किसी भी बीटा चेन में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, HBA और HBS ये सिकल सेल शेप के लिए हो गया और ये नॉर्मल वाले के लिए हो गया। तो अब अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास 3 तरह का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो HBA होगा, या फिर HBA HBS होगा, और या फिर
SHBS होगा, ठीक है। यही 3 तरह के कॉम्बिनेशन इसके साथ पॉसिबल है, या तो ये ही 2 बार हो जाए, या ये 2 बार हो जाए, या ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन हो जाए। तो ये जब होगा तो ये तो भाई नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे तो कोई कंडीशन डिजीज की होगी नहीं। यहाँ पे क्या है, ये एक कैरियर सिचुएशन है, यहाँ पे डिजीज नहीं है लेकिन ये कैरियर होगा। मान लीजिए एक जीन ये है, एक एलील ये है और एक एलील ये है, तो ये कैरियर वाली सिचुएशन है। लेकिन अगर दोनों की दोनों कंडीशंस यानी कि दोनों की दोनों एलील्स अगर SS है यानी सिकल शेप हो जाएंगी, तो ये होगी एक डिजीज्ड कंडीशन। इस कंडीशन में क्या होगा, डिजीज जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हुआ है। मतलब जब अगर हमारे पास जो भी एलील्स होती हैं वो हमें पता है कि 50% फादर से है, 50% मदर से है। यहाँ पे मान लीजिए फादर का है, ये मदर का है, फादर से भी नॉर्मल एलील आया, मदर से भी नॉर्मल एलील आया, ये चाइल्ड नॉर्मल है। यहाँ पे फादर से नॉर्मल एलील आया, मदर से एक अफेक्टेड एलील आ गया, तो ये चाइल्ड कैरियर है। लेकिन अगर यहाँ पे फादर से भी एक अफेक्टेड एलील आ गया और मदर से भी एक अफेक्टेड एलील आ गया, इट मीन्स कि ये जो चाइल्ड होगा ये एक डिजीज कंडीशन क्रिएट करेगा, है ना। तो ये जो डिजीज होती है ये बेसिकली बीटा चेन पे हीमोग्लोबिन जो होता है, अब जो बीटा चेन का हीमोग्लोबिन है दैट हैज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, जो कि बीटा चेन के 6th पोजीशन पे बेसिकली, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है बट यस वी आर अगेन डिस्कसिंग इट, कि बीटा चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होती है जो कि सब्स्टिट्यूट हो जाती है वेलिन से। यानी कि वहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। बनना तो चाहिए था ग्लूटामिक एसिड बट बन जाता है वेलिन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जी कोडोन चाहिए होते थे जो कि GUG कोडोन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे एडेनिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये पूरी डिजीज कंडीशन क्रिएट हो जाती है और ये डिजीज इजीली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ये डिजीज कंडीशन जो होती है वो पास ऑन होती चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो मान लीजिए ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज कंडीशन होती है, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, लंग्स में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ थिक म्यूकस प्रोड्यूस होता है जो क्या करता है, क्लॉगिंग कर देता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हैम्पर होता है। वो उसके अलावा पैनक्रियाटिक मूवमेंट्स, पैनक्रियाज सेल्स का जो फंक्शन होता है वो हैम्पर होता है। इस वजह से ये भी एक डिजीज कंडीशन है, ये भी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। नेक्स्ट जो डिजीज कंडीशन है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बहुत ही फेमस डिजीज कंडीशन है जो कि रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में रन हुआ था। ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिजीज होती है। ये भी सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। इसमें क्या होता है, फीमेल जो होती है, द फीमेल इज द कैरियर, फीमेल जो है वो कैरियर होती है और ये पास ऑन करती है डिजीज टू द मेल्स, क्योंकि रेसेसिव जीन है इसलिए फीमेल कैरियर है और ये डिजीज को मेल्स तक पास ऑन करेगी। तो इसमें क्या होता है, ये एक क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट से रिलेटेड, इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि ब्लड जो होता है अगर छोटा सा भी कट लग जाए, अगर कोई ऐसा हीमोफिलिक कंडीशन में होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर छोटा सा भी कट लग जाए तो वो अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होती है। तो दिस इज ऑल्सो जेनेटिक डिजीज जो कि हम लोगों को मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल में पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा वो है थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया जो होता है ये एक हीमोग्लोबिन बनने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। बेसिकली दो हमने भी डिस्कस किया था, क्या होता है, अल्फा चेन होती है हीमोग्लोबिन बनाने की और एक होती है बीटा चेन, राइट। तो अगर अल्फा चेन में डिफेक्ट है हीमोग्लोबिन बनाने की तो इसको हम बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, या तो ये अल्फा हो सकता है और दूसरा ये बीटा हो सकता है, ठीक है। तो अगर अल्फा चेन के बनने में प्रॉब्लम है या उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अल्फा थैलेसीमिया, और सेकंड वन इज बीटा चेन में अगर इशू है तो वो बीटा थैलेसीमिया बोला जाएगा। थैलेसीमिया डिजीज जो होती है उसकी वजह से हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम हो रही है बनने में। तो यू कैन इमेजिन कि अगर हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम हो रही है तो हीमोग्लोबिन का क्या काम क्या होता है, ये कैरियर होता है किसका, O2 का। ऑक्सीजन जो है बॉडी में
पहुंचाने का काम कौन कर रहा होता है? आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। तो अब ये जो हीमोग्लोबिन है, अब ये कैरियर है, यानी कि अगर बीटा हीमोग्लोबिन में ही प्रॉब्लम है, यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होगा वो गुड नहीं होगा बॉडी में, और उसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कि स्प्लीन में प्रॉब्लम हो सकती है, बोन की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। देयर आर सेवरल अदर रिस्क फैक्टर्स जो कि थैलेसीमिया से रिलेटेड होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसमें भी क्या होता है, ये भी फीमेल कैरियर होती है और ये मदर से सन्स में पास ऑन होता है, और फीमेल्स जो होती हैं वो जनरली कैरियर होती हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस डिजीज जो होती है, इसमें क्या होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीन जो कलर्स होते हैं इसको डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम होती है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्क जुकरबर्ग, जिनके पास, जो कि कलर ब्लाइंड है, एंड दैट्स वाई फेसबुक का जो लोगो है, ये जो कलर है वो ब्लू है। ये बहुत ही नॉर्मल, मतलब ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने अभी डे टू डे लाइफ में भी देखा है ना। तो जो ये कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं, इनको डिमार्केशन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि इनके जब स्टडी करना चाहेंगे कोई चीज़ तो इनको उसमें इशू आएगा। देन द लास्ट पॉइंट इज फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया ये भी एक मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, और ये भी एक जेनेटिक ट्रेट रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये जो डिसऑर्डर है ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट्स, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है या ट्रेट होता है। इस डिजीज में क्या होता है, फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलानिन, जिसको कि कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन में। ठीक है, तो इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, हाइड्रोक्सिलेज, इसको PAH भी बोलते हैं। ये जो एंजाइम होती है ना, ये इस डिजीज कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो फिनाइल एलानिन है, जिसको कि बेसिकली टायरोसिन में कन्वर्ट होना होता है, जो कि इस एंजाइम की प्रेजेंस में, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाती है, जिस वजह से ये डिजीज कंडीशन होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल एलानिन जो होता है वो ब्रेन में फिनाइल पायरुविक एसिड के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके एक्यूमुलेशन की वजह से वहां पे मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो इस वजह से ये जो फिनाइलकीटोन्यूरिया है ये एक लीथल डिजीज है। दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर एनी इंडिविजुअल जिसमें भी ये डिजीज कंडीशन हो रही है। ठीक है, तो इन दिस वे हम लोगों ने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हमें पढ़ने हैं अभी। नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, इनको हम बेसिकली दो सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी जो होते हैं, अगर मान लीजिए सेल डिवीजन के टाइम पे जब हमारे पास माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस चल रहा था, जो मियोसिस प्रोसेस है उस टाइम पे अगर क्रोमेटिड्स जो होते हैं या क्रोमेटिन्स जो होते हैं अगर वो सेग्रीगेट ना करे ढंग से, तो उस टाइम पे अगर लॉस ऑफ क्रोमोसोम होगा तो उसको हम लॉस या फिर गेन भी हो सकता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम भी आ सकता है, तो उसको हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं, जो कि ह्यूमन में देखा जाता है। लेकिन पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी होता है कि एक्स्ट्रा सेट ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम नया आ जाए। जैसे कि अगर 23 पेयर्स है तो 24 पेयर्स हो गए, 25 पेयर्स हो गए, तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली, और ये जो कंडीशन होती है इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं मेनली प्लांट्स हैं, तो हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे मेनली एन्यूप्लॉइडी के बारे में। ठीक है, अब एन्यूप्लॉइडी में 2-3 चीजें हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी टाइम पे ऐसा हो जाए कि 23 पेयर, हम 22 पेयर ऑटोसोम्स के बोलते हैं और प्लस 1 पेयर हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, है ना। अब अगर मान लीजिए किसी भी टाइम पे इसमें ऑटोसोम पे या फिर सेक्स क्रोमोसोम पे वो कोई भी क्रोमोसोम हो सकता है, दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम होगा या सिर्फ ऑटोसोम्स होगा जहाँ पे डिजीज कंडीशन होगी, यानी यहाँ पे एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम हो जाए या एडिशन ऑफ डिलीशन ऑफ 1 क्रोमोसोम हो जाए। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं पे एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाए, ठीक है, एडिशन ऑफ अगर क्रोमोसोम हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइजोमी। ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, मतलब एक ग्रुप में होता है ना। अगर एडिशनल क्रोमोसोम आ गया तो उसको हम ट्राइजोमी बोलेंगे। अगर डिलीशन हो जाए एक क्रोमोसोम का तो उसको हम बोलेंगे मोनोजोमी। मोनोजोमी मतलब मोनो मतलब 1। ठीक है, तो जैसे अब मान लीजिए हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स थे
एक सेट में 2 ही तो होते हैं, अब एक अगर डिलीट हो गया तो ये सिंगल बच गया, इसलिए इसको मोनोजोमी बोलेंगे। और यहाँ पे अगर एक सेट है क्रोमोसोम का, उसमें एक एडिशन हो गया तो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्राइजोमी, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तो लेट्स लुक एट देयर एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर एनिप्लॉइडी का हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो उसमें हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक ऐसे, ये जो डिस्कवरर है इसको लैंगडन डाउन ने 1866 में डिस्कवर किया था। इस डिजीज कंडीशन में जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसका हेड जो होता है वो स्मॉल और राउंड होता है। सबसे जो बेसिक इसका जो फिजिकल अपीयरेंस वाला फीचर होता है वो यही होता है कि फरोड टंग होता है, टंग जो होती है वो बाइफिकेटेड होती है। उसके अलावा यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन जो है एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, क्योंकि ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, दिस इज अ डिजीज कंडीशन, राइट। और ये डिजीज कंडीशन जो है वो क्रोमोजोमल है, यानी कि क्रोमोजोम के ऊपर ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब क्रोमोसोम में क्या हो रहा है यहाँ पे देख लेते हैं जरा। 22 पेयर्स हमारे पास क्या है? ऑटोजोम्स हैं, प्लस 1 पेयर क्या है हमारे पास? सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये जो 22 पेयर ऑटोजोम्स है ना, इनमें से जो अब हम कैरियोटाइपिंग बोलते हैं, जब हम अगर क्रोमोसोम्स को क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 23 तक जब अरेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली कैरियोटाइपिंग, ठीक है। KARYOTYPE, ठीक है, कैरियोटाइप। तो ये जो कैरियोटाइपिंग है वो की जाती है जब भी हम कोई भी डिजीज कंडीशन देखते हैं या कोई भी चीज के लिए हम जब स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स हैं उसमें से जो 21वां नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, 21st वाला, तो उसके पास क्या है? अब ऐसे क्रोमोसोम्स होंगे ना, अब इसमें क्या हो जाता है? 21st वाले क्रोमोसोम पे ट्राइजोमी हो जाती है। ट्राइजोमी का क्या मतलब अभी हमने पढ़ा था? एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडिशनल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम इसको ट्राइजोमी बोलते हैं। तो डाउन सिंड्रोम ये बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है नीट एग्जाम्स में भी, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है इट इज अ क्रोमोसोमल डिजीज कंडीशन जो कि हमें 21st नंबर ऑफ ऑटोजोम के ऊपर ट्राइजोमी होने की वजह से दिखाई देता है। कि नेक्स्ट जो डिजीज कंडीशन होती है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होती है। दिस इज अ डिजीज कंडीशन जिसमें जो कि मेनली मेल्स में होती है, ठीक है। जैसे डाउन सिंड्रोम किसी में भी हो सकता है, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, वो 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे हो रहा है, क्योंकि 23rd नंबर क्रोमोसोम जो होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। जो बाकी के 22 होते हैं वो क्या होते हैं? 22 पेयर्स जो होते हैं वो हमारे ऑटोजोम्स होते हैं। तो वो ऑटोजोमल रिलेटेड डिजीज है। लेकिन ये क्या होता है? ये हमारा सेक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को मैं CH लिख रही हूँ, तो जो हमारा सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है ये उन पे होता है और ये मेनली मेल में होता है। यानी कि इस वाले डिजीज कंडीशन में जो मेल है उसके पास 22 पेयर्स का जो ऑटोसोम है वो क्या है? वो बिल्कुल परफेक्ट है, नॉर्मल है। प्लस ये जो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है ना, इसमें डिफेक्ट है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? बेसिकली मेल है तो इसके पास XY होना चाहिए था, बट दे पजेस 1 मोर X, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस वाले डिजीज कंडीशन को बोलते हैं XXY। यानी ये भी क्या है? मेल में XXY, क्योंकि एडिशनल X क्रोमोसोम आ जाता है इसमें, इसलिए इसको XXY क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो हुआ, आपको क्या लगता है ये किसका एग्जाम्पल होना चाहिए? ऑफ कोर्स ट्राइजोमी का, क्योंकि इसमें एडिशनल क्रोमोसोम आ रहा है सेक्स क्रोमोसोम पे। डाउन सिंड्रोम में क्या हो रहा था? एडिशनल क्रोमोसोम कहां पे आ रहा था? 21st क्रोमोसोम पे, जो कि हमारा ऑटोसोम था। वो मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है, बट ये जो सिंड्रोम है ये मेल में होगा सिर्फ, क्योंकि इसमें XY कंडीशन, जो कि एक नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर होता तो ये XY होता ना, तो XY की जगह XXY आ रहा है, इसलिए ये मेल में ट्राइजोमी सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले जो मेल्स होंगे वो स्मॉल मैस्कुलिन, मतलब उनकी हाइट जो होगी वो कम होगी, मैस्कुलिन फीचर्स भी कम होंगे। दे हैव, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। दिस टर्म इज कॉल्ड एज गाइनेकोमैस्टिया, क्योंकि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, एंड दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इन अ 1 वर्ड आंसर। तो ये गाइनेकोमैस्टिया जो होता है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का बहुत ही कॉमन फीचर है। और ये इस तरह के जो मेल होते हैं, क्योंकि इनमें नॉर्मल फंक्शनिंग जो एक सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो फंक्शन होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम का वो डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से इस तरह के जो मेल्स होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टर्नर सिंड्रोम। ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली फीमेल्स में देखा जाता है। दिस एग्जाम्पल इज फ्रॉम फीमेल्स। अब हम इसको मेल और फीमेल वाइज स्पेसिफाई कर रहे हैं, दैट सजेस्ट कि ये क्या है? एक
सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज है, राइट। अब सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज है तो यानी कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होना चाहिए था, हमारे पास XX कंडीशन होनी चाहिए थी, यानी कि 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम का है उसमें हमारे पास XX कंडीशन होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, इस वजह से X एक ही प्रेजेंट है, यानी कि हमारे पास ये XO की सिचुएशन हो गई, यानी X नॉट, यानी एक जो है वो एब्सेंट है और एक ही प्रेजेंट है। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट हुए इसमें, 45। कैसे, क्योंकि 44 तो ये हुए थे, 22 पेयर्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ प्लस एक ही X क्रोमोसोम है ना, इसीलिए ये 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो सिंड्रोम होता है ये फीमेल्स में होता है। ये फीमेल्स जो होती हैं इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लीस्ट डेवलप्ड होते हैं और उसके बाद इनकी ओवरीज जो होती है रूडिमेंट्री होती है। अगर रूडिमेंट्री ओवरीज हैं तो इट मीन्स दे कांट कैरी अ बेबी, दैट्स व्हाई दीज फीमेल्स आर ऑल्सो स्टेराइल इन नेचर, ठीक है। तो ये भी एक जेनेटिक डिजीज कंडीशंस हैं। जैसे कि अब अगर हम बात कर रहे थे कि डाउन सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम अगर होता है तो उन दोनों कंडीशन में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे एडिशन हो रहा है, तो दैट वाज 47, 46 जो था वो तो नॉर्मल है, प्लस 1 क्रोमोसोम वहां पे डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम पे हो रहा है इसलिए 47, और क्लाइनफेल्टर में क्या हो रहा है, X क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा है इसलिए वो भी 47 है क्रोमोसोम। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया, कम हो गया 45। दैट ऑल्सो सजेस्ट व्हाट, कि ये जो सिचुएशन है ये किसकी सिचुएशन है, हम लोगों ने पहले जो सिचुएशन पढ़ी थी वो थी ट्राइजोमी, क्योंकि एडिशन हो रहा था। ये है मोनोजोमी, क्योंकि यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे डिलीशन हो रहा है, इसलिए ये एग्जाम्पल मोनोजोमी का हो जाएगा। आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और आप लोग अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।